हिंदी की गलियों में चलिए, जहां सुन रहे हैं आप गुनाहों का देता। आज सुनेंगे भाग 8। अगर दो विभिन्न जात के लड़के लड़कियां अपना मानसिक संतुलन ज्यादा अच्छा कर सकते हैं, तो क्यों न विवाह की इजाजत दी जाए। ओह, एक व्यक्ति के सुझाव के लिए हम समाज को क्यों दांव पर लगाएं? और इसका क्या निश्चय कि विवाह के समय यह दोनों में मानसिक संतुलन है, तो विवाह के बाद भी रहेगा ही। और मैंने तो लव मैरिज को असफल होते ही देखा है। बोलो, है या नहीं? डॉक्टर शुक्ला ने कहा। हाँ, प्रेम विवाह अक्सर असफल होते हैं, लेकिन संभव है वह प्रेम न हो। जहाँ सच्चा प्रेम होगा, वहां कभी असफल विवाह नहीं होंगे। चंदर ने बहुत साहस करके कहा। ओह, ये सब साहित्य की बातें हैं। समाजशास्त्र की दृष्टि से या वैज्ञानिक दृष्टि से देखो। अच्छा, खैर, अभी मैंने इसकी रूपरेखा बनाई है, लिखूंगा तो तुम सुनते चलना। लाओ, वह निबंध कहाँ है? डॉक्टर शुक्ला बोले। चंदर ने उन्हें टाइप की हुई प्रतिलिपि दे दी। उलट पुलट कर डॉक्टर शुक्ला ने देखा और कहा, ठीक है। अच्छा चंदर, अपना काम इधर ठीक ठीक कर लो। अगले इतवार को लखनऊ कॉन्फ्रेंस में चलना है। अच्छा, कार पर चलेंगे या ट्रेन से? ट्रेन से। अच्छा, घड़ी देखते उन्होंने कहा, अब जरा मैं काम से चल रहा हूँ। तुम यह चार्ट बना डालो और एक निबंध भी लिख डालना। पूर्वी जिलों में शिशु मृत्यु। प्रांत के स्वास्थ्य विभाग ने एक पुरस्कार घोषित किया है। डॉक्टर शुक्ला चले गए। चंदर ने फिर चार्ट में हाथ लगाया। चंदर के जाने के जरा ही देर बाद पापा आए और खाने बैठे। सुधा ने रसोई की रेशमी धोती पहनी और पापा को पंखा झलने बैठ गई। सुधा अपने पापा की सिर चढ़ी दुलारी बेटियों में से थी, और इतनी बड़ी हो जाने पर भी वह दुलार दिखाने में बाज नहीं आती थी। फिर आज तो उसने पापा की प्री नान खटाई अपने हाथ से बनाई थी। आज तो दुलार दिखाने का उसका हक था, और भली बुरी हर तरह की जिद को मान लेना और करना यह पापा की मजबूरी थी। मुश्किल से डॉक्टर साहब ने अभी 2 कौर खाए होंगे कि सुधा ने कहा, नान खटाई खाओ पापा। डॉक्टर शुक्ला ने एक नान खटाई तोड़कर खाते हुए कहा, बहुत अच्छी है। खाते खाते उन्होंने पूछा, सोमवार को कौन दिन है सुधा? सोमवार को कौन दिन है? सोमवार को मंडे है, सुधा ने हंसकर कहा। डॉक्टर शुक्ला भी अपनी भूल पर हंस पड़े। अरे देख तो, मैं कितना भुलक्कड़ हो गया हूँ। मेरा मतलब था सोमवार को कौन तारीख है? 11 तारीख, सुधा बोली। क्यों? कुछ नहीं, 10 को कॉन्फ्रेंस है और 14 को तुम्हारी बुआ आ रही हैं। बुआ आ रही हैं और बिनती भी आएगी? हाँ, उसी को तो पहुंचाने आ रही हैं। विदुषी का केंद्र यही तो है। आहा, अब तो बिनती 3 महीने यही रहेगी। पापा, अब बिनती को यहीं बुला लो, मैं बहुत अकेली रहती हूँ। हाँ, अब तो जून तक यहीं रहेगी, फिर जुलाई में उसकी शादी होगी, डॉक्टर शुक्ला ने कहा। अरे, अभी से? अभी उसकी उम्र ही क्या है? सुधा बोली। क्यों, तेरे बराबर है। अब तेरे लिए भी तेरी बुआ ने लिखा है। नहीं पापा, हम ब्याह नहीं करेंगे, सुधा ने मचलकर कहा। तब? बस पढ़ेंगे, एफए कर लेंगे, फिर बीए, फिर एमए, फिर रिसर्च, फिर बराबर पढ़ते जाएंगे। फिर एक दिन हम भी तुम्हारे बराबर हो जाएंगे। क्यों पापा? पागल नहीं तू, बातें तो सुनो उसकी। ला 2 नान खटाई और दे। शुक्ला हंसकर बोले, नहीं, पहले कबूल लो, तब हम नान खटाई देंगे। बताओ, ब्याह तो नहीं करोगे? सुधा ने 2 नान खटाई हाथ में उठाकर कहा। ला रख। नहीं, पहले बता दो। अच्छा अच्छा, नहीं करेंगे। सुधा ने दोनों नान खटाइयां रखकर पंखा झलना शुरू किया। इतने में फिर नान खटाइयां खाते हुए डॉक्टर शुक्ला बोले, तेरी सास तुझे देखने आएगी तो यही नान खटाई तुझसे बनवा कर खिलाएंगे। फिर वही बात, सुधा ने पंखा पटक कर कहा। अभी तुम वादा कर चुके हो कि ब्याह नहीं करेंगे। हाँ हाँ, ब्याह नहीं करूंगा, यह तो कह दिया मैंने, लेकिन तेरा ब्याह नहीं करूंगा यह मैंने कब कहा? हाँ, ये तो फिर झूठ बोल गए तुम, सुधा बोली। अच्छा, ए चलो और, महाराजिन ने डांट कर कहा। इतनी बड़ी बिटिया हो गई, मारे दुलारे के बरसाने जात है। महाराजिन पुरानी थी और सुधा को डांटने का हक था उसे, और सुधा भी उसका बहुत लिहाज करती थी। वह उठी और चुपचाप जाकर कमरे में लेट गई। 12 बज रहे थे।
वह लेटी लेटी कल की बातें सोचने लगी। क्लास में क्या मजा आया था कल। गेसु कितनी अच्छी लड़की है। इस वक्त गेसु के यहाँ खाना पीना हो रहा होगा। फिर सब लोग मिलकर गाएंगे। कौन जाने शायद दोपहर को कव्वाली भी हो। इन लोगों के यहाँ कव्वाली इतनी अच्छी होती है। सुधा सुन नहीं पाएगी और गेसु ने भी कितना बुरा माना होगा। और यह सब चंदर की वजह से। चंदर हमेशा उसके आने जाने उठने बैठने में कतर ब्योत करता रहता है। एक बार वह अपने मन से लड़कियों के साथ पिकनिक चली गई। वहां चंदर के बहुत से दोस्त भी थे। एक दोस्त ने जाकर चंदर से जाने क्या कह दिया कि चंदर उस पर बहुत बिगड़ा और सुधा कितनी रोई थी उस दिन। यह चंदर बहुत खराब है। सच पूछो तो अगर कभी कभी सुधा का कहना मान लेता है तो उससे दुगुना सुधा पर रोज जमाता है और सुधा को रुला रुला कर मार डालता है और खुद अपने आप दुनिया भर में घूमेंगे। अपना काम होगा तो चलो सुधा अभी करो फौरन, और सुधा का काम होगा तो अरे भाई क्या करें भूल गए। अब आज ही देखो सुबह 8 बजे आए और अब देखो 2 बजे भी जनाब आते हैं या नहीं, और कह गए हैं 2 बजे तक के लिए, तो 2 बजे तक सुधा को चैन नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी, न किसी काम में तबीयत लगेगी। लेकिन अब ऐसे कैसे काम चलेगा। इम्तहान को कितने थोड़े दिन रह गए हैं और सुधा की तबीयत सिवाय पोट्री के और कुछ पढ़ने में लगती ही नहीं। कब से वह चंदर से कह रही है कि थोड़ा सा इकोनॉमिक्स पढ़ा दो, लेकिन ऐसा स्वार्थी है कि बस चाय पी ली, नान खटाई खा ली, रुला दिया और फिर अपने मस्त साइकिल पर घूम रहे हैं। यही सब सोचते सोचते सुधा को नींद आ गई और 3 बजे जब गेसु आई तो भी सुधा सो रही थी। पलंग के नीचे डीएमसी का गोला खुला हुआ था और तकिए के पास क्रोसिया पड़ी थी। सुधा थी बड़ी प्यारी, बड़ी खूबसूरत और खास तौर से उसकी पलकें तो अपरास्ता के फूलों को मात करती थी और थी इतनी गोरी गुदकारी कि कहीं पर दबा दो तो फूल खिल जाए। मुंगिया होठों पर जाने कैसा अछूता गुलाब मुस्कुराता था और बाहें तो जैसे बेले की पंखुड़ियों की बनी हुई। गेसु आई। उसके हाथ में मिठाई थी जो उसकी माँ ने सुधा के लिए भेजी थी। वह पल भर खड़ी रही, फिर उसने मेज पर मिठाई रख दी और क्रोशिया से सुधा की गर्दन गुदगुदाने लगी। सुधा ने करवट बदल ली। गेसु ने नीचे पड़ा हुआ डोरा उठाया और आहिस्ते से उसका चुटेला डोरे के एक छोर से बांधकर दूसरा छोर मेज के पाए से बांध दिया और उसके बाद बोली, सुधा, सुधा उठो। सुधा चौंक कर उठ गई। आंखें मलते मलते बोली, अब 2 बजे हैं, लाए उन्हें या नहीं। ओहो, उन्हें लाए या नहीं, किसे बुलाया था रानी 2 बजे, हमें भी तो मालूम हो। गेसु ने बाह में चुटकी काटते हुए कहा। ओफ, सुधा बाह झटक कर बोली, मार डाला बेदर्दी कहीं की। ये सब अपने उन्हीं अख्तर मियाँ को दिखाया कर। और जो सुधा ने सिर पर रखने के लिए पल्ला उठाया तो देखा कि चोटी डोरी में बंधी हुई है। इससे पहले कि सुधा कुछ कहे, गेसु बोली, या सनम, जरा पढ़ाई तो देखो। मैंने सुना था कि नींद न आए इसलिए लड़के अपनी चोटी खूंटी में बांध लेते हैं, पर यह नहीं मालूम था कि लड़कियां भी अब यही करने लगी हैं। सुधा ने चोटी से डोर खोलते हुए कहा, मैं ही सताने को रह गई हूँ। अख्तर मियाँ की चोटी बांध कर नचाना उन्हें अब इससे बेताब क्यों हुई जाती है। अरे रानी, उनके चोटी कहाँ, मियाँ है मियाँ। चोटी न सही दाढ़ी सही। दाढ़ी खुदा खैर करे, मगर वो दाढ़ी रख ले तो मैं उनसे मोहब्बत तोड़ दूं। सुधा हंसने लगी। ले, अम्मी ने तेरे लिए मिठाई भेजी है, तू आई क्यों नहीं। क्या बताऊं, बताऊं ताऊं कुछ नहीं, अब कब आएगी तू। गेसु सुनो, इसी मंगल। नहीं नहीं, बृहस्पतिवार को बुआ आ रही हैं, वो चली जाएंगी तब आऊंगी मैं। अच्छा, अब मैं चलूं, अभी कामनी और प्रभा के यहाँ भी मिठाई पहुंचानी है। गेसु मुड़ते हुए बोली। अरे बैठो भी, सुधा ने गेसु की ओढ़नी पकड़कर उसे खींचकर बिठलाते हुए कहा। अभी आए हो, बैठे हो, दामन संभाला है। आहा, अब तो तू भी उर्दू शायरी कहने लगी। गेसु ने बैठते हुए, तेरा ही मर्ज लग गया, सुधा ने हंसकर कहा। देख कहीं और भी मर्ज न लग जाए, वरना फिर तेरे लिए भी इंतजाम करना होगा। गेसु ने पलंग पर लेटते हुए कहा। अरे, ए ओ गुड़ नहीं कि चीटे खाएं। देखूंगी,
और देखूंगी क्या, देख रही हूँ। इधर पिछले 2 साल से कितनी बदल गई है तू। पहले कितना हंसती बोलती थी, कितना लड़ती झगड़ती थी, और अब कितना हंसने बोलने पर भी गुमसुम हो गई है तू। और वैसे हमेशा हंसते रह चाहे, लेकिन जाने किस ख्याल में डूबी रहती है हमेशा। गेसु ने सुधा की ओर देखते हुए कहा। दत्त पगली कहीं की, सुधा ने गेसु को एक हल्की सी चपत मारकर कहा। यह सब तेरे अपने ख्याली पुलाव हैं। मैं किसी के ध्यान में डूबूंगी, ये हमारे गुरु ने नहीं सिखाया। गुरु तो किसी के नहीं सिखाते सुधा रानी, बिल्कुल सच सच। क्या कभी देखो गेसु, तुम्हारे मन में किसी के लिए मोहब्बत नहीं जागी? गेसु ने बहुत गंभीरता से पूछा। तुझसे मैंने आज तक कभी कुछ नहीं छिपाया, और न शायद कभी छिपाऊंगी। अगर कभी कोई बात होती तो तुझसे छिपी न रहती। और रहा मोहब्बत का, तो सच पूछ तो मैंने जो कुछ कहानियों में पढ़ा है कि किसी को देखकर मैं रोने लगूं, गाने लगूं, पागल हो जाऊं, यह सब कभी मुझे नहीं हुआ। और रही कविताएं, तो उनमें की बातें मुझे अच्छी लगती हैं। कोट्स की कविताएं पढ़कर ऐसा लगा है अक्सर कि मेरी नसों का कतरा कतरा आंसू बनकर छलकने लगा है। लेकिन यह महज कविता का ही असर होता है। महज कविता का असर? गेसु ने पूछा। कभी किसी खास आदमी के लिए तेरे मन में हंसी या आंसू नहीं उमड़ते? कभी अपने मन को जांच कर तो देख, कहीं तेरी नाजुक ख्यालों के पीछे किसी एक की सूरत तो नहीं छिपी है? नहीं गेसु बानू, नहीं। इसमें मन की जांचने की क्या बात है? अगर ऐसी बात होती और मन किसी के लिए झुकता तो क्या खुद मुझे मालूम नहीं होता? सुधा बोली। लेकिन तुम ऐसा क्यों सोचती हो? बात यह है सुधी, गेसु ने सुधा को अपने गोद में खींचते हुए कहा। देखो, तुम मुझसे इल्म में ऊंची हो, तुमने अंग्रेजी की शायरी छान डाली है, लेकिन जिंदगी से जितना मुझे साबिका पड़ चुका है, अभी तुम्हें नहीं पड़ा है। अक्सर कब, कहाँ और कैसे मन अपने को हार बैठता है, यह खुद हमें नहीं पता लगता। मालूम तब होता है जब जिसके कदमों पर हमने सिर रखा है और वह झटके से अपने कदम घसीट ले। उस वक्त हमारी नींद टूट जाती है, और तब हम जाकर देखते हैं कि अरे, हमारा सिर तो किसी के कदमों पर रखा हुआ था, और उनके सहारे आराम से सोते हुए हम सपना देख रहे थे कि हमारा सिर कहीं झुका ही नहीं। और मुझे जाने तेरी आंखों में इधर क्या दिखता है कि मैं बेचैन हो उठी हूँ। तूने कभी कुछ कहा नहीं, लेकिन मैंने देखा कि नाजुक अशार तेरे दिल को उस जगह छू लेते हैं जिस जगह उसी को छू सकते हैं जो अपना दिल किसी के कदमों पर चढ़ा चुका हो। और यह मैं नहीं कहती कि तूने मुझसे छिपाया है। कौन जानता है, तेरे दिल ने खुद तुझसे ही राज छिपा रखा हो। और सुधा के गाल पर थपथपाते हुए गेसु बोली। लेकिन मेरी एक बात मानेगी तू कभी इस दर्द को मोल मत लेना, बहुत तकलीफ होती है। सुधा हंसने लगी। तकलीफ की क्या बात, तू तो है ही, तुझसे पूछ लूंगी इसका इलाज। मुझसे पूछकर क्या कर लेगी? दर्द दिल क्या बांटने की चीज है? बांट ले अपने पराये दर्द दिल। नहीं, तू बड़ी सुकुवार है, तू इन तकलीफों के लिए नहीं बनी है मेरी चंपा। और गेसु ने उसका सिर अपने छाती में छिपा लिया। टन से घड़ी ने 3:30 बजाए। सुधा ने अपना सिर उठाया और घड़ी की ओर देखकर कहा, ओह, 3:30 बज गए, अभी तक गायब। गुनाहों का देवता यहीं खत्म होता है। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।